Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी। जैसे कि आपकी बहुत दिनों से डिमांड थी कि हमारा मंथली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो नहीं आ रहा है और आप लोग की डिमांड थी कि मई 2025 का जो मंथली करंट अफेयर्स है उसको हम जल्दी से प्रोवाइड करें। तो इस बार थोड़ा हमारा लेक्चर लेट हुआ है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ। इस बार लेक्चर जो हमारा जनरली 1st to 5th जून के बीच में आ जाता था मई का करंट अफेयर्स, वो इस बार लेट हो गया है। बट कोई बात नहीं, अगर ये लेक्चर आज आया है तो इसमें डिटेल एनालिसिस करके हमने इस लेक्चर को बनाया हुआ है। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लेक्चर देख लिया तो एक एक पॉइंट आपका यहां पर कवर हो जाएगा, मतलब एवरी सिंगल पॉइंट जो होगा करंट अफेयर्स का मई 2025 का वो सारा हमने यहां पर कवर्ड कर रखा है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मई 2025 करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाता रहूं। ओके, चलिए देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स हैं और उसको देखते हुए हमने आपके लिए एक बुकलेट बनाई हुई है, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। एग्जाम में आपको पता होगा पिछले 11 से 12 महीने की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाती है। तो यहां पर हमने जुलाई से लेके मई तक की पूरी कंप्लीट कंपाइलेशन एक बुकलेट बनाई है, जिसको हमने 15 पॉइंट्स में डिवाइड किया। आप यहां पर देख सकते हैं सारी चीजें कवर्ड है, इस पे स्पोर्ट्स है, इंडेक्स रैंकिंग है, अवार्ड्स है, एवरीथिंग इज कवर्ड। मैं इसका आपको सैंपल भी दिखा देता हूं। ये टोटल बुकलेट 130 पेजेस की है। ओके, जिनमें से मैंने आपको 3 पेज का मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, किस तरह पॉइंट फ्रेम में बुकलेट बनी हुई है और एग्जाम के लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये होगी। ओके, अब आप सोचोगे इस बुकलेट को हम बाय कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर बुकलेट को बाय करना है तो इस नंबर पे या तो आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको तुरंत जाकर बाय करना है, क्योंकि यहां पर आपको जो नोट्स मैंने बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स के साथ उसकी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और प्लस आपको यहां पर 1,040,000 अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो 40% का आपको ऑफ भी इस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, तो लेट नहीं करना है, तुरंत जाकर एप्लीकेशन से इस कोर्स को बाय करना है। और अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मई करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसको नेशनल अपॉइंटमेंट्स जितनी भी हुई हैं इस मई 2025 की करंट अफेयर्स में वो मैं डिस्कस करता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले अभी मणिपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, तो वो आपको याद रखना है, इनका नाम है जस्टिस के सोमेश्वर, याद रखिएगा। जस्टिस के सोमेश्वर जो हैं, याद रखना आपको, ये अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। ओके, तो रिसेंट अपॉइंटमेंट है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है क्योंकि नाम आपसे पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आईबी, आपने सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप सबने सुना होगा। इसके जो चीफ है ना, उनका टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब जो पुराने चीफ थे आईबी के, जिनका नाम था तपन कुमार डेका, उनको 1 साल का टेन्योर और दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये हिमाचल प्रदेश बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे 1988 बैच के, और इनका जो टेन्योर है ना वो 30 जून 2025 में कंप्लीट हो रहा था। तो अब इनको 1 साल का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आईबी के चीफ आपसे पूछा सकता कौन है, तो तपन कुमार डेका ही है। ओके, नेक्स्ट है ऐसे हमारे जो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, ठीक है, जिनका नाम है समीर वी कमत। ओके, तो समीर वी कमत जो है, इनका भी टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो रहा था, है ना। तो अब इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, इनका टेन्योर को भी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इनका टेन्योर हो गया 31 मई 2026 तक के लिए। ओके, और डीआरडीओ की अगर बात करूं तो आप सबको पता होना चाहिए, है ना, डीआरडीओ का जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1958 है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए डीआरडीओ बहुत फेमस है ना, डिफेंस से रिलेटेड कभी भी बात आए तो डीआरडीओ जरूर नाम आता है। ठीक है, जैसे स्पेस में हम इसरो की बात करते हैं, वैसे डिफेंस में हम डीआरडीओ की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको इनका चेयरमैन याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो हमारे सीबीआई के डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है मिस्टर सूद, ये सूद हैं, याद रखिएगा। और इनका जो टेन्योर है, इनका टेन्योर भी अभी कंप्लीट हो रहा था। 21 मई को इनको अपॉइंट किया गया था 2023 में 2 इयर्स के लिए, बट इनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा था, बट इनको भी 1 ईयर का एक्सटेंशन टिल 2026 इनको भी एक्सटेंशन दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो सीबीआई होते हैं उसके जो चीफ डायरेक्टर होते हैं, उनकी जो मतलब टेन्योर एक्सटेंड करना या अपॉइंट करने के लिए कमिटी होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के हैं वो होते हैं, और तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन होगा हमारे अगला सीबीआई डायरेक्टर।
बट अभी एट प्रेजेंट जो हमारे सीबीआई डायरेक्टर थे मिस्टर सूद, उनका टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एमडी अपॉइंट हुए हैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, दैट इज एनडीएफसी के एमडी अपॉइंट हुए। नाम आपको याद रखना है, प्रकाश मकदम जो है वो अपॉइंट हुए हैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट है एयर स्टाफ की, अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। तो आपको इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ याद रखना है, कौन अपॉइंट हुए हैं, नाम है नर्मदेश्वर तिवारी। तो तिवारी जी जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के, आपको याद रखना है, वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एयरफोर्स के चीफ कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। जो अभी रिसेंटली वाइस चीफ अपॉइंट हुए वो मैंने आपको बता दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ओके, इसके हेड अपॉइंट हुए हैं। और बता दूं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, और जो फॉर्मर रॉ के चीफ थे जिनका नाम है आलोक जोशी, इनको अपॉइंट किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के हेड। तो याद रखिए आलोक जोशी जो है वो अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं 52nd चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं 13 मई को। नए चीफ जस्टिस जो है वो ऑफिशियली अपॉइंट हो गए। उनका नाम है बी आर गवई, याद रखिएगा, भूषण रामकृष्ण गवई जो है वो देश के 52nd चीफ जस्टिस हैं, और इनका टेन्योर 23 नवंबर 2025 तक इनका टेन्योर रहेगा। ओके, चलिए मतलब 6 मंथ का ही इनका सिर्फ टेन्योर है। नेक्स्ट आते हैं नालसा की बात करते हैं। नालसा के चेयरमैन अपॉइंट हुए, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, उनका नाम आपको याद रखना है सूर्यकांत जो है वो अपॉइंट हुए चेयरमैन ऑफ नालसा। तो पूछ सकते हैं हु इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट और चेयरमैन, ऐसा करके ऑप्शन वो आपको देंगे। तो पूछेगी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज जस्टिस सूर्यकांत। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी के भी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। देखिए आपको पता होगा इससे पहले यूपीएससी की जो चेयरमैन थी वो थी प्रीति सुदान, उनको रिप्लेस कर लिया है डॉक्टर अजय कुमार ने। तो अजय कुमार जो है ये यूपीएससी के नए चेयरमैन है, और प्रीति सुदान उनका टेन्योर खत्म हो गया है, तो उनका याद रखिएगा। और जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए उनका नाम है अजय कुमार। ओके, और प्रीति सुदान बता दूं सेकेंड वुमेन थी जो यूपीएससी की चेयरमैन थी। इससे पहले आरएम बैथ्यू, सिर्फ एक ही वुमेन रह चुकी हैं जो यूपीएससी की चेयरमैन रह चुकी हैं। उसके बाद प्रीति सुदान सेकंड थी, और अब वापस ही देख रहे हैं मेल अपॉइंट हो गए, इनका नाम है अजय कुमार। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी की। ये अपॉइंट हुए हैं, यानी कि इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक मिली है इन टेरिटोरियल आर्मी। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली विच पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी गॉट द लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक इन टेरिटोरियल आर्मी। ओके, जैवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, आप सबको पता होगा, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ओके, अब हम आते हैं, हमारी इंटरनेशनल नेशनल अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आपको जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस मई मंथ में उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं रोमानिया जो कंट्री है, बता दूं यूरोप में एक कंट्री है, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है निकोसोर दन। याद रखिएगा निकोसोर दन जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज रोमानियाज न्यू प्रेसिडेंट। 5 साल का इनका टेन्योर होने वाला है। तो आपको याद रखें 26 मई को ही याद रखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए रोमानिया के। नेक्स्ट है यानी कि पोप, अभी आपको पता होगा पोप फ्रांसिस थे जिनकी डेथ हो गई, तो उनको रिप्लेस किया है नए पोप ने जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस। ओके, तो रॉबर्ट फ्रांसिस जो है वो नए पोप होंगे, और ये पहले अमेरिकन हैं जो कि पोप होंगे। ठीक है, तो यार कि रॉबर्ट फ्रांसिस जो है बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज पोप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च ऑन 8 मई। तो 8 मई को अब नए पोप का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी के नए चांसलर अपॉइंट हुए हैं, नाम है फेडरिक मर्ज। तो न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी फेडरिक मर्ज। ओके, ऐसे ही यमन जो कंट्री है उसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, नाम है सलीम बिन बरीक। याद रखिए सलीम बिन बरीक जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज पीएम ऑफ यमन कंट्री। ओके, नेक्स्ट है ऐसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देखेंगे वहां पे कंट्री दिखेगी आपको सुदान। ओके, तो उसके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं कमिल अल तबीब अदरिस। तो अदरिस जो है ही इज अ न्यू पीएम ऑफ सुदान। ओके, नेक्स्ट कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में आपको पता होगा नई गवर्नमेंट आई है, और मार्क क्रेने जो है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ओके, तो अभी वहां पर G7 की समिट भी होने वाली है। मार्क क्रेने जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट भी किया हुआ है। तो यहाँ पर एक खास बात क्या है, इनकी जो कैबिनेट है ना उसमें जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो एक इंडियन ओरिजिन वुमेन को मिला है, नाम है अनीता आनंद। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, इंडियन ओरिजिन है और शी हैज बीन अपॉइंटेड एज कनाडाज फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। तो अनीता आनंद न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, और 28th प्रेसिडेंट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। ठीक है, और बता दूं ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, ये है उनकी इमेज, और इनका नाम है क्विंगिंग पटामा। तो पटामा जो है वो याद रखिए थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्रेसिडेंट। ओके, बता दूं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर मलेशिया में कुलालमपुर में है। ओके,
नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, देखिए रीअपॉइंट हो गए हैं, नाम है एंटोनी अल्बनेस। इन्होंने ही कहा था मोदी इज द बॉस, आपने देखा होगा, रील वगैरह देखी होगी, तो इन्होंने ही कहा था, ये वापस ही रीअपॉइंट हो गए हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बनेस। ओके, नेक्स्ट सिंगापुर के पीएम, ये भी रीअपॉइंट हो गए हैं, नाम है लॉरेंस वोंग। तो याद है कि इनकी पार्टी है पीपल एक्शन पार्टी, और इन्होंने हिस्टोरिक विक्ट्री अचीव की है एंड ही हैज बीन री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। ओके, अब हम बात करते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट्स हो गई नेशनल इंटरनेशनल। मई मंथ में जितनी भी नेशनल न्यूज है उनको डिस्कस करता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है, इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया ट्रकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। मैं ट्रकोमा आपको बता दूं, एक बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम होती है, जो कि आई में इसकी प्रॉब्लम देखी जाती है ट्रकोमा की। अब इंडिया को सर्टिफिकेट मिल गया है, इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया ट्रकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ के थ्रू इंडिया ने ट्रकोमा को एलिमिनेट किया। तो पूछ सकते हैं आपसे, इंडिया ने कौन सी बीमारी को एलिमिनेट किया है अभी रिसेंटली? तो करेक्ट आंसर है ट्रकोमा, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है और आई में आप देखते हैं इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल शेल ट्रक, इसको बनाया है अदानी एंटरप्राइजेस ने। ओके, और इसको भी रिसेंटली इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल शेल ट्रक जो है, इसको लॉन्च भी किया गया है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में इसको लॉन्च भी किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन सिंदूर। अभी आपको पता होगा मई में बहुत न्यूज में था। ऑन 7 मई 2025 इंडियन आर्म फोर्स ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर हमने जो पाकिस्तान के टेरर कैंप्स थे, जो पाकिस्तान के अंदर 9 टेरर कैंप्स थे, उस पर हमने टारगेट किया। कुछ एरिया पाकिस्तान के थे, कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थे, उन एरियाज में हमने अटैक किया। देख सकते हैं, ये मैंने इमेजेस भी बना रखी हैं, कैसे हमने अलग अलग प्लेसेस में, उनके 9 प्लेसेस में अटैक किया, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, इसी के रिटेलिएशन में जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, तो पाकिस्तान में एक ऑपरेशन चलाया, पर देखिए ऑपरेशन कोई काम का नहीं था। उनका ऑपरेशन में आपको क्या बताऊं, उनकी हालत इतनी बुरी थी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हैं वही इंडिया ने एक तरीके से तबाह कर दिए थे। ओके, बट उन्होंने भी एक करंट अफेयर्स में कह सकते हो कि उन्होंने भी एक ऑपरेशन चलाया, उन्होंने भी एक नाम रखा, नाम था बुनियान उन मरसूस, याद रखिएगा। तो बुनियान अल महसूस जो था वो उनके ऑपरेशन का नाम था, जो आई थिंक उन्हीं का ही ऑपरेशन था। मतलब वो अपने वहां, आपको पता होगा पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो बहुत बेवकूफ है। मतलब आप उसको अगर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पिक दिखा दो, ठीक है, या तो आप उसको एडिटेड पिक दिखा दो, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो अब उनको अपनी पाकिस्तान की पब्लिक को खुश करना था कि अब भाई इंडिया ने तो ऑपरेशन करके सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा है, इंडिया तो पूरे प्रूफ दिए दे रहा है, तो पाकिस्तान क्या करे? तो पाकिस्तान ने क्या किया, खुद के लिए पब्लिक को थोड़ा सा गुमराह करने के लिए उन्होंने भी एक ऑपरेशन नाम मात्र का चालू कर दिया, जिसका कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। ओके, तो ये स्टिल आपसे पूछ सकते हैं कभी कि इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर की रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने कौन सा कॉमेडी, एक तरीके से ऑपरेशन था, कॉमेडी ऑपरेशन कह सकते हैं, क्योंकि इससे कोई भी इंपैक्ट इंडिया को नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 16th एशियाटिक लायन सेंसस। तो ये भी रिसेंटली एशियाटिक लायन सेंसस हुआ। सबसे ज्यादा एशियाटिक लायन आप सबको पता होगा गुजरात में है। ओके, और अभी गुजरात में जो एशियाटिक लायंस है वो है 891। तो 2025 के गिर लायन सेंसस के अकॉर्डिंग याद रखिएगा गुजरात में 891 एशियाटिक लायंस हैं। ओके, और अभी ये अभी रिसेंटली सेंसस में ये बात पता चली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आपको कोई भी सिविल जज का अगर आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो सिविल जज के एग्जाम के लिए पहले आपको मिनिमम 3 साल का लीगल प्रैक्टिस होना जरूरी है। मतलब 3 साल अगर आप लीगल प्रैक्टिस करते हो उसके बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। पहले क्या होता था, आपने सीधे डिग्री ली, एलएलबी किया और सीधा आप एग्जाम दे देते थे। ठीक है, बट यहाँ पर बी आर गवई की बेंच थी, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कि जुडिशरी में क्वालिटी एनहांस करे, तो कैंडिडेट्स को बोला कि पहले आप बिफोर एज्यूमिंग द जुडिशियल रोल आप पहले 3 साल के लिए लीगल प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप सिविल जज का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम, जो भी रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया, नाम है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम है, जिसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे बेस्ड है, उसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम है, ठीक है, इसका रेजोल्यूशन करीबन देख सकते हैं 6 किलोमीटर तक है। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है 6 किलोमीटर तक का है, जो कि एक हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ये हमको बेटर वेदर की इंफॉर्मेशन जो है एक्यूरेट फोरकास्ट देने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं WHO ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोझिकोडे ज्वाइन किया है ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क को। कोझिकोडे बता दूं मैं केरल में है, और
इसको ज्वाइन तभी करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल नेटवर्क एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज को, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्लूजन तभी होगा जब वो सिटी प्रोएक्टिव होगी कि अपनी अर्बन डेवलपमेंट पे वो ओल्डर एडल्ट्स को भी अपने साथ लेके चले, ठीक है, मतलब जो भी पॉलिसीज वगैरह बने वो ओल्डर एडल्ट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो, तभी याद रखना आपको उन सिटीज को ऐड किया जाता है। और इसमें हमारी कोझिकोडे, जो कि मैं बता दूं केरल की सिटी है, वो अभी ऐड हो गई है, ठीक है, इन ग्लोबल नेटवर्क एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर पार्क। और इंडिया का पहला है, तो ये कहां डेवलप किया जा रहा है? ये डेवलप किया जा रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। इसको किसने डेवलप किया है? हैदराबाद की बेस एक फिनटेक कंपनी है, नाम है गोल्ड सिक्का, उसने डेवलप किया इंडिया का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। ओके, मैं आपको बता दूं एटीएम क्या है। ये एक तरीके से आपको गोल्ड को बाय करना, सेल करना, मोनेटाइजेशन करना, ठीक है, फिर आप गोल्ड को अपने एक तरीके से वर्चुअल प्रीव्यू कर सकते हैं कि आप पे गोल्ड कैसा लगेगा। ये सारी चीजें, बहुत सारे फीचर्स हैं इस गोल्ड मेल्टिंग एटीएम में, और इसको लॉन्च किया गोल्ड सिक्का कंपनी ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया पहली कंट्री बन गई टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज। तो जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी बनाने वाली इंडिया पहली कंट्री बन गई है। और इंडिया ने दो वैरायटी, मैं आपको बता दूं, लॉन्च किए हैं इन जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। नाम है, फर्स्ट का नाम है DRR धन 100 कम, दैट इज कमला। ओके, तो ये आपको याद रखना। दूसरे का नाम है पूसा DST राइस 1। तो ये दो डेवलप किया, ग्लोबल माइलस्टोन है इंडिया का, फर्स्ट नेशन जिसने जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी जो है वो डेवलप की है, ठीक है। तो याद रखना है वेराइटीज, द वेराइटीज हैज बीन डेवलप्ड बाय ICI इंस्टीट्यूशंस। ऑफ कोर्स जो देश की न्यूट्रिशनल डिमांड है, पॉपुलेशन जिस तरह ग्रो कर रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट आता है, अभी देखिए अंगोला के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए थे, ये है उनकी इमेज, ठीक है। तो अंगोला के प्रेसिडेंट का नाम है मैनुअल, याद रखिए जाओ मैनुअल जो है वो अंगोला के प्रेसिडेंट है, और वो भारत आए हुए थे। तो अब आपको याद रखना है, अभी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट भारत आए हुए थे। अंगोला के प्रेसिडेंट थे, दैट इज जाओ मैनुअल, और वो भारत आए हुए थे। और इंडिया हाई लेवल टॉक भी हुआ बिटवीन इंडिया एंड अंगोला। अंगोला में आपको बता दूं अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसी में कंट्री है, दैट इज अंगोला। ओके, नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस 3 मई को हुई। फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस जो न्यू दिल्ली में हुई, और द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनॉग्रेट भी किया। देखिए जनरली हमें कोई भी इश्यूज होते हैं हम सीधे जुडिशरी के पास जाते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी के पास ना जाकर आप मेडिटेशन के थ्रू डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। ओके, क्योंकि जुडिशरी के पास ऑलरेडी इतने सारे केसेस होते हैं, तो उसको देखते हुए ये पहली नेशनल मेडिएशन कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पर प्रमोट किया जा रहा था कि मेडिएशन जो है वो भी एक की टूल है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट है DRDO की नई मिसाइल, न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा हो। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद पहुंचे थे आंध्र प्रदेश, वहां पर इसका रखा गया नाम है नागेलंका, जो कि याद रखिएगा नागेलंका जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये हमारी मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है वो बन गई है, तो इसका नाम आपको याद रखना। अभी तक आपने व्हीलर आइलैंड, चंदीपुर सुना होगा, बट आपको आंध्र प्रदेश में भी सेकेंड मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है वो डेवलप की जा रही है। ओके, न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज। नेक्स्ट, इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, ये कहां बना है? ये बना है विंझिंजिम इंटरनेशनल सी पोर्ट में, जो कि केरल में है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 मई को इसको इनॉग्रेट किया है, तिरुवनंतपुरम में ये बनाया गया है। ओके, इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, मतलब जो बड़े शिप्स है ना वो भी अब इजिली केरल आ जाएंगे, मतलब इंडिया आ पाएंगे। और पहले अर्लियर क्या होता था, कोलंबो जाना पड़ता था उनको, फिर वहां से सामान को छोटी छोटी शिप्स में लाके इंडिया में लाते थे, क्योंकि इंडिया में कोई एक डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब नहीं था। इसको डेवलप किया अदानी ने मिलकर डेवलप किया। याद रखिए अदानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, केरल गवर्नमेंट का रोल है, अदानी पोर्ट्स का रोल है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का रोल है, तो इन सब ने मिलकर इसको डेवलप किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनहांसिंग MSME कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया। एक रिपोर्ट पेश हुई है, एनहांसिंग MSME कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट। मैं तो मुझे रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? इस रिपोर्ट को रिलीज किया है नीति आयोग ने। याद रखना किसने रिलीज किया, दैट इज नीति आयोग ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं 28th नेशनल गवर्नेंस ऑन ई गवर्नेंस, NCEG, दैट इज 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुई है। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कहां पे हुई है? ये 9th और 10th जून को विशाखापट्टनम में, याद रखिए आंध्र प्रदेश में होगी, मतलब ये जून में होगी, बट अभी ये मई में न्यूज में आ गया, तो आपको याद करना 9th और 10th जून को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई। की थीम है सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जून में होगी, बट आपको याद रखना कहां हो रही, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किससे लॉन्च किया है? ये स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इसको गाजियाबाद ने लॉन्च किया, इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, जिसके थ्रू मनी को रेस किया गया है और वहां पर टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है
वहां पर उसकी फंडिंग भी की जा रही है। तो गाजियाबाद बन गया है नगर निगम ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, याद रखिएगा, इशू किया इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब हमारी नेशनल न्यूज हो गई है मई मंथ की। अब हम जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज है उनको डिस्कस करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इंटरनेशनल न्यूज में फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है चाइना। चाइना ने लॉन्च किया फर्स्ट एआई सैटेलाइट जिसका काम है टू इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन ऑर्बिट। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर ऑर्बिट पे बनाया जाएगा, है ना। इसके लिए पहला एआई सैटेलाइट जो है वो भी चाइना ने लॉन्च कर दिया है। तो ये आपको यार कौन डेवलप कर रहा है? चाइना डेवलप कर रहा है। और प्रोजेक्ट जो है इसका नाम रखा गया थ्री बॉडी कंप्यूटिंग कॉन्स्टलेशन, याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट का नाम है। ओके, नेक्स्ट है गोल्डन डोम। ये पूछ सकते हैं गोल्डन डोम कौन डेवलप कर रहा है? देखिए, गोल्डन डोम जो है वो यूएसए डेवलप कर रहा है। इसके थ्रू एक तरीके से आप देख सकते हैं जो यूएसए है उसको एक प्रोटेक्ट किया जाएगा एक गोल्डन डोम के थ्रू। मतलब आप अगर इस पर कोई भी मिसाइल अटैक होगी तो इससे वो यूएसए को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इवन स्पेस से भी कोई अटैक हो स्टिल ये गोल्डन डोम जो रहेगा वो प्रोटेक्ट करेगा यूएसए को, ठीक है। तो एक तरीके से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है गोल्डन डोम। ओके, नेक्स्ट है चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। देखिए, चागोस आइलैंड जो है वो यूके का पार्ट था, बट यूके ने ये आइलैंड जो है वो मॉरिशस को दे दिया है, हैंड ओवर कर दिया है चागोस आइलैंड। ओके, जिससे इंडिया ने भी खुशी जाहिर की है, तो इंडिया भी चाहता था ये जो चागोस आइलैंड है ये मॉरिशस को दिया जाए। ओके, तो ये दे दिया गया, बट स्टिल जो यूके का डियागो ग्रेशिया आइलैंड है उस पर अभी भी यूके का कंट्रोल है, ठीक है। बट याद रखिएगा जो चागोस आइलैंड है वो उन्होंने मॉरिशस को यूके ने दे दिया है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको चागोस आइलैंड यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। अभी रिसेंटली इस ब्रिक्स बैंक में अल्जीरिया जो है, जो कि एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, वो भी इसकी मेंबर बन गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जिसको आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है वर्ल्ड की, और इंडिया ने जर्मनी को इंडिया ने जापान को पीछे कर दिया। देखिए, रैंक 1 पे यूएसए है, रैंक 2 पे चाइना है, रैंक 3 पे जर्मनी है, और इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, और इंडिया ने सरपास किया है जापान को। ओके, नेक्स्ट आते हैं पाल्मे दे और अवार्ड, जिसको हम 78th केन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में हुआ, है ना, पेरिस में ये अवार्ड्स मिले। और इसमें पाल्मे और जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये किसको मिला है? ये एक ईरानियन फिल्म मेकर है जिनकी पॉलिटिकल ड्रामा है, नाम है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। ये एक उनका पॉलिटिकल ड्रामा है, इसके लिए ईरानियन फिल्म मेकर नाम है जफार पनाही। ओके, तो जफार पनाही जो है ये उनकी इमेज है, इनको दिया गया पाल्मे दे और अवार्ड 2025 का अवार्ड जो है इनको दिया गया है इस 77 केन्स फिल्म फेस्टिवल में, जो कि 13 से 24 मई में यानी कि पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम प्राइज, ठीक है। ये किसको मिला है? ये अवार्ड जो है यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है ये निकारागुआ का एक न्यूज़पेपर है, नाम है ला प्रिंसा, उसको ये अवार्ड मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है वो ला प्रिंसा निकारागुआ जो कंट्री है, जो बता दूं मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री, यूएसए के नीचे आप देखोगे आपको निकारागुआ दिख जाएगी, ठीक है। तो उसको ये अवार्ड मिला है उसकी कंट्री के न्यूज़पेपर को। ओके, नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन डे ऑफ विसक सेलिब्रेशन। देखिए, विसक मतलब बुद्ध जयंती की जो सेलिब्रेशन होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन जो है ये कहाँ पे हुई है? ये होची मिन सिटी जो वियतनाम में है, वहां पे यूनाइटेड नेशन डे ऑफ विसक सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किया गया। इंडिया के साइड से जो हमारे किरण रिजिजू जी हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है, वो वहां पर प्रेजेंट भी थे। 6 से 8 मई तक ये सेलिब्रेशन हुआ है, याद रखिएगा। फोर्थ टाइम है जो वियतनाम यूनाइटेड नेशन डे ऑफ विसक जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। इससे पहले 2008, 2014 और 19 में भी याद रखना आपको जो आपका वियतनाम है वो इसको होस्ट कर चुका है, और अब फोर्थ टाइम एक तरीके से वियतनाम जो है वो यूनाइटेड नेशन डे ऑफ विसक सेलिब्रेशन, जिसको आप बुद्ध जयंती कहते हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस बाय इंडिया एंड यूके। पूछ सकते हैं रिसेंटली किन दो कंट्रीज ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? 6 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूके के पीएम केल स्टैमर जो है उन्होंने अनाउंस किया इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट है 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2025, और ये मिस वर्ल्ड का एडिशन जो है 30th मई से लेकर 31st मई तक चल रहा था, जो कि तेलंगाना में हो रहा था, ठीक है, तेलंगाना में हैदराबाद में हो रहा था। और मिस वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है? ये टाइटल जीता है ओपल सुचाता ने। याद रखिए, ओपल सुचाता जो है जो थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, इन्होंने 72nd मिस वर्ल्ड जो है वो टाइटल जीता है हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट कंट्री टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट्स इन टूरिज्म। तो कौन सी पहली कंट्री बनी है जिसने क्रिप्टो पेमेंट्स को टूरिज्म में ऐड कर दिया? ऑफकोर्स टू बूस्ट द टूरिज्म उन्होंने किया है, और ये काम किया भूटान ने, आपको याद रखना है। तो पहली सॉवरेन कंट्री है जिसने ऑफिशियली इंटीग्रेट किया है
क्रिप्टो पेमेंट ऑन इट्स नेशनल टूरिज्म पॉलिसी में, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इससे एक तरीके से जो सीमलेस कैशलेस एक्सपीरियंस हो सकता है टूरिस्ट को, वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला टॉपिक होगा वो होगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी न्यूज, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल हो गया, अब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज देख लेते हैं मई मंथ में क्या क्या न्यूज में था। सबसे पहले ऑपरेशन शिवा। देखिए ऑपरेशन शिवा क्या है, ये जो सेफ्टी मैं आपको बता दूं, ये लार्ज स्केल सिक्योरिटी ऑपरेशन है जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, उसके बाद अदर सिक्योरिटी फोर्सेस से भी लॉन्च किया है, जिसका काम है कि हम इंश्योर करें कि सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम्स ड्यूरिंग अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा के टाइम पर पिलग्रिम्स की सेफ्टी बढ़ाई जाए, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन शिवा जो है वो लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल। ये कहां पे बनाया गया है, ये जो है फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल जो है वो दिरांग इन अरुणाचल प्रदेश, वहां पर इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। तो इसको सेंटर ऑफ अर्थ साइंस और हिमालयन स्टडीज जो है उसने सक्सेसफुली ड्रिल किया है। ओके, नेक्स्ट है कोकबोरोक। ये कोकबोरोक क्या है, मैं आपको बता दूं, एक नेटिव लैंग्वेज है जो कि बोरोक पीपल है त्रिपुरा के, उनकी एक नेटिव लैंग्वेज है, प्राइमरली स्पोकन की जाती है इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। बट अभी इसका जिस तरह यूज इसका कम होता जा रहा है, वैसे इसने यूनेस्को ने इस कोकबोरोक को एक वल्नरेबल लैंग्वेज इन इट्स एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कोकबोरोक जो लैंग्वेज है ये किस स्टेट में बोली जाती है, तो करेक्ट आंसर वुड बी त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट है कंट्रीज फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर्स। ये कहां बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं दो जगहों पे, एक बेंगलुरु कर्नाटका में और एक नोएडा यूपी में, ठीक है। आप देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ह्यूमन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट भी किया है। देखिए इंडिया ऑलरेडी 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, अब 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर्स डेवलप किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी, ठीक है। तो पहला स्टेट जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव की है, तो उसका करेक्ट आंसर मिजोरम जो है वो पहला स्टेट बन गया, इसने फुल फंक्शनल लिटरेसी जो है वो अचीव कर ली है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊं लद्दाख बन चुका, बट वो एक यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है, ये स्टेट बना है, तो पहला स्टेट है मिजोरम। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। ये कहां पे स्टार्ट की, विस्टाडोम आप यहां देख सकते हैं किस तरह ऊपर रूफ कितनी प्यारी दिख रही होगी, विंडोज कितनी बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया इंडिया की पहली जंगल सफारी ट्रेन, विस्टाडोम कोचेस जो है वो लॉन्च की हैं, और ये लॉन्च की गई है कतनारी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के, याद रखिएगा, बिटवीन जो ये ट्रेन चलेगी जंगल सफारी के लिए, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लार्ज ग्लास विंडोज होते हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट पैनोरामिक फॉरेस्ट व्यू आपको यहाँ पर दिखेगा, है ना, और ये वीकेंड में ऑपरेट होगी, और विद डेली आगे चल के इट ऑपरेट्स ऑन वीकेंड्स विद प्लान्स टू रन डेली, फ्यूचर में चाहते हैं हर दिन रन हो, और जिससे कि टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो इस पे, ठीक है। नेक्स्ट है चेंचू ट्राइब। देखिए पूछ सकते हैं ट्राइब कहां से रिलेटेड है, देखिए ये ट्राइब रिलेटेड है तेलंगाना से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए वैसे तो तेलंगाना कर्नाटका उड़ीसा वहां पर ये ट्राइब मिलती है, बट जनरली आप देखेंगे ये जो चेंचू ट्राइब है फूड गैदरर ट्राइब होती है, जो कि नालामलाई फॉरेस्ट है जो आंध्र प्रदेश में, वहां पर जनरली रहते हैं। ये एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ओके, अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनको करीबन 10,000 इंदिरा माँ हाउसेज जो हैं वो चेंचू ट्राइबल फैमिलीज जो है उनको उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए वो हाउसेस प्रोवाइड किए, करीबन 10,000 इंदिरमा हाउसेस। ओके, तो इसलिए न्यूज में आ गए, तो पूछ सकते हैं चेंचू ट्राइब जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश देंगे, तो आप आंध्र प्रदेश मार्क कर देना। ओके, है ना, और ये मैंने अभी आपको बताया आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना कर्नाटका उड़ीसा में भी ये फाउंड होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये पूछ सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो अभी कहां लॉन्च किया गया, देखिए नक्सल के सेंसेस को तोड़ने के लिए, है ना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर में नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए 21 वीक से ऑपरेशन चल रहा है, जैसे बहुत सारे नक्सलाइट्स जो हैं उनकी डेथ भी हुई है, और बहुत सारे नक्सलाइट्स की जो हाइडआउट्स हैं, बंकर्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया है अंडर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं असम ने पहला एआई न्यूज एंकर जो है लॉन्च किया, इसका नाम है अंकिता। तो पूछ सकते हैं अंकित इंडिया फर्स्ट एआई एंकर नेम अंकिता किससे लॉन्च किया, तो करेक्ट आंसर वुड बी असम। ओके, नेक्स्ट इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व, नाम है सरापचू। ओके, तो बता दूं सरापचू जो है इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व हो गया है, और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको रिसेंटली नोटिफाइड किया है,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको नोटिफाइड किया गया है और ये फेमस है स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व करने के लिए ये एरिया, ठीक है। और ये कंजर्व करने के साथ जब इसको अपॉइंट मतलब इसको डिसाइड किया गया कि कंजर्वेशन रिजर्व रहेगा, तो इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व भी बन गया, ठीक है। और बता दूं कंजर्वेशन रिजर्व होते क्या, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहां से पहले आपको एक बफर जोन मिलता है जिसको आप कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया, नाम है सरापचू। ओके, तो याद रखिएगा सरापचू जो है कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया की पहली बेगर फ्री सिटी, कोई भी भिखारी आपको यहां पर नहीं दिखेगा और ये सिटी बन गई है इंदौर। इंदौर ने अचीवमेंट हासिल किया है अंडर, याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट बेगर फ्री सिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन अगर 2024 के ईयर में हम पूछें सबसे ज्यादा जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन किस स्टेट से आया, तो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है, याद रखना है। रैंक 1 पर कौन है, दैट इज महाराष्ट्र। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से फुली पावर्ड रहेगी, तो वो कौन सी पहली लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है, तो वो बन गई दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, पहली लेजिस्लेटिव असेंबली जो कंट्री की जो फुली पावर्ड रहेगी सोलर एनर्जी से। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डेडिकेट किया कंट्री को। फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट ऑफ द इंडियन रेलवेज, और ये बनाया गया दाहोद में, गुजरात में, याद रखिए 26 मई को ही प्राइम मिनिस्टर ने इसको, याद रखना, आपको डेडिकेट किया है नेशन के लिए, ठीक है। दाहोद गुजरात में बनाया ये। नेक्स्ट है राहवीर स्कीम। राहवीर स्कीम क्या है, देखिए ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। जैसे अगर किसी की डेथ मतलब रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है और आप वहां पर उसको बचाते हैं इंजर्ड को, तो आपको 25,000 रुपए अवार्ड मिलेगा, ठीक है, अंडर दिस राहवीर स्कीम। ओके, और कंसर्न पर्सन विल हैव टू स्टॉप एंड इमीडिएटली कॉल द एम्बुलेंस, आपको एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करना है। और याद रखिए कंसर्न वहां पे स्टॉप रहना, ऐसा नहीं कि फोन करके भाग जाओ आप, ठीक है, स्टॉप रहना, इमीडिएटली कॉल करना एम्बुलेंस को, है ना। तो आपको ये स्कीम के अंदर 25,000 रुपए मिलेंगे। ओके, तो लोगों की जान बचाने के लिए आपको पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जहां पर जो सीनियर्स हैं जिन्होंने म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, थिएटर्स में जो है अपना आपको कंट्रीब्यूशन दिया, तो उनको एक तरीके से फाइनेंशियल, मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उन्होंने हमारे देश, हमारे स्टेट की आर्टिस्टिक और कल्चरल ट्रेडिशंस को कंजर्व करने में रोल प्ले किया है, इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट उन लोगों को यानी कि मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया एग्री और एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो यूपी एग्रीज है, ये एक ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, यूपी के एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लॉन्च किया गया है, और इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो हेल्प कर रहा है वो कर रहा है वर्ल्ड बैंक, क्या देखिएगा कोलैबोरेशन किसका है, वर्ल्ड बैंक का है। और एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव जो है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो यूथ है स्टेट्स में उनको डिजिटली एम्पावर करने के लिए, ठीक है, उसके लिए ये एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टू लॉन्च एन एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, तो एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। इससे एक हिस्टोरिक स्टेप है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, मतलब ये आपको हेल्प करेगा कि इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए, लैंड यूज चेंजेस हो रहे हैं, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, वो सब पे आपको ये हेल्प करेगा। तो इसको लॉन्च करने वाला स्टेट बना है मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट महाराष्ट्र डे और गुजरात डे, ये कब सेलिब्रेट किया था, सेलिब्रेट किया था 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1960 को, आपको याद रखना है 2025 में दोनों स्टेट ने सेलिब्रेट किया अपना 65th फाउंडेशन डे ऑन 1 मई 2025। ओके, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात जो है 1960 में ही बने थे, जब बॉम्बे प्रोविंस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो एक बना था महाराष्ट्र मराठी पीपल्स के लिए और गुजरात गुजराती पीपल के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना 1 मई को दोनों का ही फाउंडेशन डे आता है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं याद रखिए, अब हम आते हैं अपने इवेंट्स और समिट्स में। तो यहाँ पर हमारा एक एक करके आप देख रहे हैं सारे टॉपिक्स में कराता जा रहा हूँ, और मई मंथ की सारी करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट होगी। जिसको भी नोट्स लेने हो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स और समिट्स थे इस मई मंथ में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट समिट जो अभी हुई है मई मंथ में वो है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए समिट की गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समिट को इनॉग्रेट किया, और ये समिट हुई है न्यू दिल्ली, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट की गई है। ओके, नेक्स्ट है 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, जो कि अभी 20 मई से 22 मई तक
ऑर्गेनाइज की गई है कहाँ पर, रॉटरडैम नीदरलैंड में। ओके, और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके सेक्रेटरी नाम है संतोष कुमार सारंगी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। ओके, तो याद है कि ये पूछ सकते हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हुई है, तो नीदरलैंड वुड बी द आंसर। नेक्स्ट, एशियान समिट 2025 46 एशियान समिट हुई, और ये समिट हुई 26-27 मई को, जो कि हुई है कुलालमपुर मलेशिया में, ये ऑर्गेनाइज की गई है। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट 1967 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ओके, एशियान। नेक्स्ट है 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GLEX 2025। ओके, तो ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस जो है ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बाय जितेंद्र सिंह, जो हमारे मिनिस्टर है, उन्होंने इनको इनॉग्रेट किया, और ये 7 से 9 मई तक न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। की थीम है रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, अ न्यू स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसांस। तो याद रख रहे हैं, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसांस जो है वो इसकी थीम थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेव समिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, और इसको इनॉग्रेट किया गया जियो वर्ल्ड सेंटर जो कि मुंबई में है, और वहां पर इसको 1 मई पे इनॉग्रेट किया गया है। और ये एक तरीके से एम है इसमें कि इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबल मैप पे लाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये समिट जो है वो ऑर्गेनाइज हुई इंडिया में मुंबई में हुई है, दैट इज एट महाराष्ट्र। अब हम आते हैं अपने नेशनल और स्टेट स्कीम्स में, कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो न्यूज में रही, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्कीम का नाम है स्पाइसेड स्कीम, फुल फॉर्म बताए तो हमें सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेशन इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। याद रखिएगा ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये जो स्कीम है, नाम से पता चल रहा है स्पाइस सेक्टर, जो स्पाइसेस होते हैं, आपके मसाले होते हैं, उसके एक्सपोर्ट के लिए ये स्कीम है। बिल्कुल, इसको स्पाइस बोर्ड ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो आती है स्पाइस बोर्ड, वही इस स्कीम को इंप्लीमेंट भी करेगी। इस स्कीम के अंदर जो स्पाइसेस हैं ना, उसके सेक्टर को मोस्ट सस्टेनेबल, और उसको किस तरह हम बूस्ट कर सके स्पाइसेस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के थ्रू इवन मॉडर्न पोस्ट हार्वेस्ट मशीन जो होती हैं, वो भी उसके लिए भी फंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं श्री फंड स्कीम, याद रखिएगा श्री, दैट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, तो आप श्री फंड कह रहे हैं। इसका काम है कि MSME को सपोर्ट करना, ठीक है। यहां पर हेल्प की जाएंगी, फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप अपने स्मॉल बिजनेसेस को लार्जर बिजनेसेस बना सके। उसके लिए SRI फंड स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। इसमें करीबन 50,000 करोड़ रुपए का फंड है, जिसमें 10,000 करोड़ सरकार दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, और करीबन 40,000 करोड़ जो है वो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर से कलेक्ट किए जाएंगे। ओके, तो याद रखिए SRI फंड क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। ओके, नेक्स्ट है इंदिरा सौरागिरी जला विकासम स्कीम, ठीक है। ये स्कीम तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी जी ने लॉन्च की है। इस स्कीम का एजेंडा है कि टू ऑफर फ्री सोलर पंप टू ट्राइबल फार्मर्स, तो ट्राइबल फार्मर्स को फ्री सोलर पंप जो है इस स्कीम के अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, अब हम आते हैं स्पोर्ट्स के सेगमेंट में, देखते हैं मई मंथ में क्या क्या चीजें स्पोर्ट्स के लिए न्यूज में थी। लेट्स स्टार्ट। स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ IPL 2025, जो कि आपको बताओ बहुत टाइम से चल रहा है, बट ये अभी कंप्लीट हो गया है, 3 जून को फाइनल भी हो गया। और IPL 2025 में आपको बता दूं, इस बार जो चैंपियन बनी है वो बनी है RCB, जिसका फर्स्ट टाइटल था ये। किसके अगेंस्ट फाइनल हुआ, रनर अप थी पंजाब किंग्स 11। सबसे ज्यादा रन ऑरेंज कैप किसको मिली है, साई सुदर्शन को मिली है। पर्पल कैप, जिसको आप मोस्ट विकेट्स जो लेता है उसको पर्पल कैप दी जाती है, वो बने हैं प्रसिद्ध कृष्णा। और प्रसिद्ध कृष्णा और साई सुदर्शन दोनों ही गुजरात टाइटंस से बिलोंग करते हैं। फाइनल जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, और ये IPL का 18th एडिशन था। विराट कोहली की जर्सी भी 18th थी, और 18th एडिशन में 18th सीजन में IPL जो जीता है वो RCB का पहला टाइटल जो है वो यहाँ पर आया है। अब आप चाह रहे होंगे सर IPL पे और डिटेल वीडियो बताइए आप, ठीक है। IPL पे हम और डिटेल, तो इसका लेक्चर मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाह के अगर आपको और डिटेल वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कप जो है, इस साल कप नामदू जो है वो फाइनली हो गया है। जितने भी RCB फैंस हैं, तो इस साल अब आपको ट्रॉफी आ गई है। और मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये मेरी सोच है, क्योंकि मैं क्रिकेट का बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस हूँ, क्रिकेट एनालिस्ट हूँ, ठीक है। मैं एनालिसिस करता रहता हूँ क्रिकेट की, ऑफकोर्स के वीडियोस भी बनाता हूँ, बट आई एम अ ग्रेट एनालिस्ट, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब अगले आप देखेंगे ना, अगले 3 से 4 साल में RCB जो है वो कम से कम 1 से 2 ट्रॉफीज और जीतने वाली है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह उनकी टीम है वो बड़ी बैलेंस टीम है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 ट्रॉफीज उनकी अगले 3-4 सालों में और आने वाली है, ठीक है।
तो यहाँ पर उनकी पहली ट्रॉफी आ गई। अब देखते हैं कितनी ट्रॉफीज और आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोहा डायमंड लीग 2025। तो दोहा डायमंड लीग 2025 हुई और इसको यहाँ पर जीता तो हमारे याद है कि नीरज चोपड़ा ने नहीं है, वो सेकंड आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए न्यूज में रही दोहा डायमंड लीग क्योंकि यहाँ पर उनका एक थ्रो जो था वो था 90.23 मीटर। पहली बार उन्होंने 90 मीटर का जो ब्रैकेट है ना उसको क्रॉस कर लिया है। दैट इज वाई इट इज इन न्यूज दोहा डायमंड लीग। याद रखिएगा यहाँ पर सेकंड आया। पूछ सकते हैं दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोअर है उनकी रैंक क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऑप्शन देंगे तो सेकंड वुड बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट है सुपर बेट चेस क्लासिक 2025। ये 16 मई को हमारे इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद जो हैं उन्होंने इस टाइटल को जीत लिया। सुपर बेट चेस क्लासिक 2025 जो कि रोमानिया में हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन टीम के नए कैप्टन बन गए हैं, टेस्ट कैप्टन बन गए हैं, नाम है शुभमन गिल। ओके, अब देखते हैं, अभी ये शुभमन गिल टेस्ट कैप्टन बने और इंग्लैंड का दौरा भी है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है। अब देखते हैं इस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में क्या होता है। इंडिया 5 टेस्ट मैच खेलेगी। देखते हैं इसमें इंडिया कितने 5 खेलेगी 4 खेलेगी, आई हैव टू चेक इट आउट कितने टेस्ट मैच खेलेगी। और फिर देखते हैं इंडिया कितने मैचेस जीतती है टेस्ट मैचेस के, व्हाइट वॉश होकर आती है तो वक्त बताएगा। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। देखिए रोहित तो टेस्ट क्रिकेट में इतना उनका रोल नहीं रहा है, बट हाँ विराट कोहली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एज अ कैप्टन ऑल्सो, एज अ प्लेयर ऑल्सो। देखते हैं बिना विराट कोहली की टीम क्या करती है। आई होप यंग लड़के हैं और वो अच्छा टूर्नामेंट को अच्छा खेलेंगे। ओके, और आपको बता दूं जो इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हो रही है इसका नाम रख दिया गया है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। याद रखिए तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है वो इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। देखिए अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए, दादर नागर हवेली में कंडक्ट किए गए 19 मई से लेकर 24 मई तक। पहली बार फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया बीच गेम्स के, जो कि दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव में ऑर्गेनाइज किए गए। और रैंक 1 पे जो रहा वो रहा मणिपुर, है ना। मणिपुर जो था वो रैंक 1 पे था। उसका उसका मेडल्स कितने थे वो अभी मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। और जो मैस्कॉट था वो था पर्ल, मतलब डॉल्फिन एक तरीके से जो था वो उसका मैस्कॉट था। मैं आपको देखिए मेडल टैली दिखा देता हूं। रैंक 1 पे मणिपुर है विद 14 मेडल्स, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 जो है वो ब्राउन्स मेडल है। ठीक है, और सेकंड रैंक पर है महाराष्ट्र, थर्ड पर है नागालैंड। तो आप सारी रैंकिंग देख सकते हो, बट रैंक 1 जरूर याद रखें, दैट इज मणिपुर। ओके, नेक्स्ट है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। देखिए जूनियर वर्ल्ड कप अभी खेला गया 19 मई से लेकर 27 मई तक, जो कि जर्मनी में हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना खास बात ये रही इंडिया ने जो है ना इसमें टोटल इंडिया ने जो मेडल जीते हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। टॉप किया इंडिया ने मेडल टैली में, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये देखिए मेडल टैली, आप देखिए टॉप 5 कंट्रीज में मेडल टैली में इंडिया जो है वो रैंक 1 पर है। 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल 11 मेडल्स के साथ इंडिया ने इस जो जर्मनी में आप देख सकते हैं सोहल जगह का नाम है जर्मनी, जहां पर ये चैंपियनशिप हुई है 2025 की ISSF जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन जो हुई है। यहाँ पे इंडिया रैंक 1 पर रही है, इसलिए आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। सेकंड नंबर पे चाइना, मतलब हमने चाइना को भी पीछे कर दिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2। अब आप सोचोगे स्टेज 2 क्यों है, पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो आर्चरी वर्ल्ड कप है देखिए अलग अलग स्टेजेस में हो रहा है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फाइनल स्टेज। तो अभी 6 से 11 मई में ये अभी जो इसका सेकंड फेज हुआ है वो चाइना में हुआ है। पहला फेज यूएसए में हुआ था। जो जून में अभी फेज हुआ है वो टर्की में हुआ है, जुलाई में स्पेन में होगा और अक्टूबर में फाइनल चाइना में होगा। तो अभी जो सेकंड फेज हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ऐसे ही मैं जब जून की करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो आपको थर्ड फेज के बारे में बता दूंगा। तो देखिए जो सेकंड फेज हुआ है वहां पे आप देखिए इंडिया सेकंड रैंक पर आया आफ्टर साउथ कोरिया। रैंक 1 पे साउथ कोरिया था, इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पर आया। जो चाइना शांघाई में इवेंट हुआ है, इंडिया ने 7 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इंडिया ने टोटल यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं TCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल 2025। इस टाइटल को बिलियर्ड्स का टाइटल है और उसको पंकज आडवाणी जो है उन्होंने इस टाइटल को जीत लिया। उन्होंने ध्रुव सितवाला जो है उनको फाइनल में हरा दिया। ओके, नेक्स्ट है SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025, जो कि फुटबॉल का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, अंडर 19 चैंपियनशिप। और इसको बांग्लादेश को हमने हरा दिया है। इंडिया ने बांग्लादेश को फाइनल हरा दिया पेनल्टी शूटआउट में। ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा था, ये अरुणाचल प्रदेश में टूर्नामेंट हो रहा था। 9 मई से लेकर 18 मई तक चला और इंडिया ने टूर्नामेंट को जीत लिया है। SAFF है, दैट इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, अंडर 19 का जो गेम हुआ है। ओके, नेक्स्ट है इटालियन ओपन टाइटल। देखिए पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है कार्लोस अल्क्राज। ओके, देखिए कार्लोस अल्क्राज की अगर बात करूं तो ये स्पेन के प्लेयर हैं। ओके, और इन्होंने फर्स्ट एवर इटालियन ओपन टाइटल जो है वो जीत लिया। इन्होंने जेनिक सिनर को हराया है। देखिए सेम चीज इन्होंने अभी फ्रेंच ओपन हुआ, आपको बताओ फ्रेंच ओपन 2025 हुआ और मेंस सिंगल में
कार्लोस अल्काराज ने अगेन जेनिक सिनर को हराया है। ठीक है, तो देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ना। जो कार्लोस अल्काराज जो है, मैं आपको बता दूं स्पेन से हैं। आप मुझे बताइए जेनिक सिनर जो है वो किस कंट्री से हैं, जो बार बार हार रहे हैं। इटालियन ओपन टाइटल भी हार गए, और मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने अभी फ्रेंच ओपन जो हुआ है जून में वो भी हार गए। तो जेनिक सिनर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट, विराट कोहली ने भी अभी मैंने आपको बताया टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, ऐसे ही रोहित शर्मा जो है उन्होंने भी टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है। दोनों ही क्रिकेटर्स ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, नेक्स्ट है 86 इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, नाम है एल.आर. श्रीहरि। ठीक है, तो ये है 86 चेस ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जिसका 7th एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और यहां पर आप देखिए रैंक 1 पे कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है इन रैंक 1 विद 58 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज, टोटल 158 मेडल्स के साथ महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। रैंक 2 पे हरियाणा, रैंक 3 पे राजस्थान। ओके, और गज सिम्बा जो है वो मैस्कॉट था इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस एट द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो देखिए लैंडमार्क इसलिए हो जाता है ये वाला इवेंट क्योंकि इंडियन मोटर स्पोर्ट नाम है खुश मानी, ये बन गए पहले इंडियन ड्राइवर जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जीती है। ओके, और सिक्योरिंग विक्ट्री एट द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस, और ये टूर्नामेंट 24 मई को जीता, इसलिए खुश मनी जो है बहुत न्यूज में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट एशियन अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। ये इवेंट कहां हुआ, ये इवेंट हुआ जॉर्डन में हुआ। ठीक है, अमान जो जॉर्डन की कैपिटल है वहां पर ये इवेंट हुआ। 17 मई से स्टार्ट, अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 1 मई को कंप्लीट हुआ है। और इंडिया ने टोटल 43 मेडल्स यहां पर जीते हैं इस इवेंट में। मैं आपको दिखाई था, देखिए इंडिया की रैंकिंग जो है वो 3rd नंबर पे है। 15 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 22 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल इंडिया ने 43 मेडल जीते। रैंक 1 पे कजाकिस्तान और रैंक 2 पे उज्बेकिस्तान रहा। ओके, अब हम आते हैं इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट्स पे। ठीक है, देखिए अब यहां पर जो मैं इंडेक्स डिस्कस करने वाला हूं वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है याद रखिएगा वो इसे पब्लिश करता है एचडीआई को। एचडीआई में इस बार इंडिया की रैंकिंग जो है आउट ऑफ 193 कंट्रीज जो है 130 है। देखिए रिपोर्ट जो थी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इंडेक्स को 2023 लिखना चाहिए क्योंकि जो रिपोर्ट थी वो थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। ठीक है, बट जो इंडेक्स पब्लिश हुआ है ना वो हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 का पब्लिश किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, रिपोर्ट 2025 की इंडेक्स 2023 का है। 130 इंडिया की रैंक आउट ऑफ 193 कंट्रीज, और बॉटम कंट्री जो है वो साउथ सुडान, बट टॉप कंट्री आपको जरूर याद रखना आइसलैंड। ये एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। सेकंड में नॉर्वे, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मई मंथ में क्या क्या फेस्टिवल न्यूज में थे। सबसे पहले है त्रिशूर पुरम फेस्टिवल। डायरेक्टली पूछा गया फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया जाता है, वी हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज त्रिशूर केरल। ओके, नेक्स्ट है रम्मन फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में आता है रम्मन फेस्टिवल, जो कि उत्तराखंड का फेस्टिवल है। ओके, और ये फेस्टिवल आपको याद रखना है सेलिब्रेट कहां किया जाता है, उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट है शिरुई लिली फेस्टिवल। शिरुई लिली फेस्टिवल जो है एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। कहां सेलिब्रेट किया था, मणिपुर में सेलिब्रेट किया था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं शिरुई लिली फेस्टिवल जो है कहां सेलिब्रेट किया था, आंसर वुड बी मणिपुर। नेक्स्ट है सरस्वती पुष्कर रलू फेस्टिवल, याद रखिएगा पुष्कर रलू फेस्टिवल, सरस्वती पुष्कर रलू फेस्टिवल जो है ये 12 दिन का फेस्टिवल था जो कि तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया गया। तो पूछ सकते हैं कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। ओके, तो ये फेस्टिवल न्यूज में, तब हम देख लेते हैं अवार्ड्स। अवार्ड्स कौन कौन से न्यूज में है इस मई मंथ में, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। ये अवार्ड इंडियन ऑथर लॉयर नाम है बानू मुश्ताक, उनको ये टाइटल मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज का। ओके, 2025 का, उनकी शॉर्ट स्टोरी हार्ट लैम्प के लिए। इसको, और ये पहली कन्नड़ लैंग्वेज वर्क है जिसको ये प्रेस्टिजियस टाइटल इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। और इस बुक को कन्नड़ से इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाली थी, नाम था दीपा बश्ती। तो यार ये दीपा बश्ती का नाम भी याद रखा है, जो कि ट्रांसलेटर थी, याद रखा है, इनटू इंग्लिश, जिन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग इनोवेशन 2025। तो वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है 2025 का, फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग इनोवेशन के लिए मिला है ये अवार्ड, और ये मिला है ब्राजीलियन की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, नाम है हुनग्रिया। याद रखिए हुनग्रिया जो है उनको बिकॉज ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग इनोवेशन वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पुलिटिकल प्राइज 2025। देखिए ये अवार्ड जो है ये जर्नलिज्म कैटेगरी और आर्ट कैटेगरी में दिया जाता है।
15 प्राइजेस जर्नलिज्म में मिले हैं और 8 प्राइजेस को आर्ट कैटेगरी में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये अवार्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो अनाउंस करती है, जो कि यूएसए बेस्ड है, और ये प्रेस्टिजियस जर्नलिज्म का अवार्ड होता है, दैट इज पुलित्जर प्राइज 2025। ओके, अब हम आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, क्या क्या मिलिट्री एक्सरसाइजेस न्यूज में थी। सबसे पहले नोमैडिक एलिफेंट 2025, ये एक 17th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच की एक्सरसाइज है। 31 में से ये एक्सरसाइज मैं बता दूं आपको स्टार्ट हुई थी और 13 जून तक ये एक्सरसाइज चली है। ये एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया की मंगोलिया में कंडक्ट की जाई थी, उलन बटार जो कैपिटल है मंगोलिया की, वहां पे ऑर्गेनाइज की गई। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज राहत, ये कंडक्ट की गई है असम में। ओके, एक सिग्निफिकेंट स्टेप था ये एक्सरसाइज का, जहां पर इंडियन आर्मी एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने कंडक्ट किया एक्सरसाइज राहत, जहां पर लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सिमुलेशन जो है, मतलब डिजास्टर आए तो किस तरह हमको रिएक्ट करना है, उसकी एक्सरसाइज थी, दैट इज एक्सरसाइज राहत। ओके, नेक्स्ट है तीस्ता प्रहार, ये इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज थी तीस्ता प्रहार, जिसको कंडक्ट किया गया वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया फर्स्ट एवर डे नाइट लैंडिंग एक्सरसाइज ऑन गंगा एक्सप्रेसवे, और ये उन्होंने कहा किया फर्स्ट एवर डे नाइट लैंडिंग एक्सरसाइज ऑन गंगा एक्सप्रेस, ये उन्होंने 2 मई को किया गया है शाहजहानपुर जो है, याद रखिएगा शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश है, वहां पर ये इंडियन एयरफोर्स ने बता दूं आपको मतलब फर्स्ट एवर डे नाइट लैंडिंग कराई है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डे नाइट लैंडिंग पहली बार कराई गई, तो पूछा सकता है कहां पे हुई है, तो शाहजहानपुर जो है यूपी में, वहां पे कराई गई है। ओके, तो हम आते हैं साइंस एंड टेक पार्ट में। तो मई मंथ में देखते हैं साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अभी आप देखोगे PSLV C61 न्यूज में रहा, इससे न्यूज में रहा क्योंकि 18 मई को इसरो इसको स्पेस पे नहीं भेज पाया। ठीक है, इंडिया इसरो फेल्ड टू पुट इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, ऑर्बिट में नहीं भेज पाया। आफ्टर PSLV C61 डेवलप जो है, ये रॉकेट जो था, याद रखिएगा स्नैग हो गया, मतलब इसमें कुछ दिक्कतें आ गई, टेक्निकल फेल्ड, जिसके से ये फेल हो गया आपका। ठीक है, तो ये PSLV C61 न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट है भार्गवस्त्र, ये क्या है, ये एक लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इंडिया सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने डेवलप किया भार्गवस्त्र, एक लो कॉस्ट सोलर ड्रोन सिस्टम है विथ माइक्रो रॉकेट्स। तो आपको याद रखना है लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है डेवलप किया गया, जैसे अभी आपने देखा पाकिस्तान के साथ जब हमारे इश्यूज हुए, पाकिस्तान किस तरह ड्रोन्स भेजे थे बहुत सारे। ठीक है, छोटे मोटे ड्रोन्स भेजते रहते हैं, तो उसके लिए हम अपने क्यों S-400 को यूज करें। ठीक है, हम एक सिंपल सा लो कॉस्ट दो काउंटर ड्रोन सिस्टम लगा के भी उसको टैकल कर सकते हैं, उसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM। ठीक है, MIGM क्या है, DRDO ने और इंडियन नेवी ने मिलकर सक्सेसफुली अंडरटेकन किया है कॉम्बैट फायरिंग, ठीक है, ऑफ इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। ये है क्या, देखिए आपको पता होगा, जैसे सबमरीन वगैरह शिप्स वगैरह दुश्मन की पानी में आ सकती हैं, तो अंडरग्राउंड माइंस हम लगा देंगे, तो पानी के अंदर ही ये सबमरीन्स और शिप्स को उड़ा सकती हैं एक तरीके से। तो इसकी टेस्टिंग की है, सक्सेसफुल टेस्टिंग की है DRDO एंड इंडियन नेवी ने। DRDO को फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये DRDO ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट फॉर इट्स स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को। ठीक है, ये टेस्ट मध्य प्रदेश के सीओपुर में कंडक्ट किया गया। ये ट्रायल में एयरशिप रीच जो है करीबन 17 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक इसको भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स। तो मई मंथ में देखते हैं कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो न्यूज में रही। तो सबसे पहले है द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, ये पूछी जा सकती है। पुजारा, आप सबने सुना होगा चेतेश्वर पुजारा का नाम, जो कि इंडियन क्रिकेटर है, इनकी वाइफ पूजा पुजारा ने बुक लिखी है, दैट इज डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। ओके, नेक्स्ट है बुक का नाम है रामानुजन अ जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये बुक लिखी है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा जी ने, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो रामानुजन है उनकी मैथमेटिशियन की जर्नी जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। ओके, नेक्स्ट है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये ऑटोबायोग्राफी है, मैं आपको बता दूं बंदारू दत्तात्रेय जी की, जो कि गवर्नर है एट प्रेजेंट हरियाणा गवर्नर है, और इस बुक को लॉन्च किया हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इस बुक को लॉन्च किया। ओके, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेज में, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स जो हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी इस मई मंथ में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको आप 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इंटरनेशनल टी डे 21 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी टी फॉर अ बेटर लाइफ।
वर्ल्ड फुटबॉल डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कि हम 25 मई को 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2025। देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है वो साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, एक बार सेकेंड सैटरडे इन मई और एक बार सेकेंड सैटरडे इन अक्टूबर। ठीक है, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, उसको देखते हुए इसको 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 10 मई को, जो मई में मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, 10 मई को सेलिब्रेट किया गया। थीम जो है इस बार की वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की वो है शेयर्ड स्पेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। ओके, नेक्स्ट आयुर्वेदा डे, सरकार ने डिसाइड किया 23 सितंबर को हम आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड बी डे, 20 मई को सेलिब्रेट करते हैं। बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू फ्लरिश अस ऑल, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट सिक्किम ने सेलिब्रेट किया अपना गोल्डन जुबली ऑफ स्टेटहुड, तो 50 साल हो गए उसको स्टेटहुड के मिले, क्योंकि आपको पता होगा 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को स्टेट बनाया गया था इंडिया का, और 50 साल हो गए हैं। 50th स्टेटहुड डे था जो उन्होंने अभी 16 मई को सेलिब्रेट किया। ओके, नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यंत्रा युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो ये इस बार का फुल फॉर्म था, यंत्रा जो थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, इसको हम 7 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 7 मई मतलब थाला फॉर अ रीजन के नाम से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025, 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन अ प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया, ये इसकी थीम थी। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको आप मे डे भी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, इसको 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब हम आते हैं कुछ ऐसे एप्स पर जो कि मई मंथ में न्यूज में थे। ओके, सबसे पहले है रिपोर्ट दर्पण, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया रिपोर्ट दर्पण पोर्टल। इसका काम है कि वेयर हाउसेस में फूड स्टोरेज को मॉनिटर करना। ऐप का नाम क्या है, दैट इज रिपोर्ट दर्पण। ओके, और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, फूड शॉर्टेज है, रिपोर्ट याद रखिए, मतलब ये रियल टाइम मॉनिटर करेगा क्या फूड स्टोरेज है वेयर हाउसेस में, सेफ्टी, क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी जिस तरह वेयर हाउसिंग में हो सकती है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सचेत ऐप, देखिए इसको हमारे देश, इसको डेवलप किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, और इसको प्रमोट किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। क्या है कि जैसे अभी आपको पता हो साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, सुनामी, फॉरेस्ट फायर, ये सब जो एक तरीके से पब्लिक सेफ्टी के जो आप देख रहे हैं अलर्ट्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उनके अलर्ट के लिए ये सचेत ऐप जो है वो डेवलप किया गया, तो आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे देगा ऐसी चीजों के आने से पहले। ओके, पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट है नई दिशा इनिशिएटिव, देखिए ये दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव नई दिशा। इसके अंदर जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर गए हैं तो पुलिस ऑफिसर उनके घर जाएंगे और पूछेंगे कि बच्चों ने क्यों स्कूल ड्रॉप आउट किया है, और मोटिवेट करेंगे कि वापस वो स्कूल में आए। ओके, अब हम आते हैं ऑबिटरीज में, किस किस की डेथ हुई है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जो मई मंथ में एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, सबसे पहले इंडिया इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट के फादर ऑफ इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट जिनकी डेथ हो गई है, नाम है सरोज घोष। ओके, एट द एज ऑफ 89 यूएसए में इनकी डेथ हुई है, और ये इंडियन साइंस म्यूजियम मूवमेंट के पाइनियर रहे हैं, मतलब फादर इनको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी, ये हार्ट, जब कभी भी आप लोग हार्ट से आपको रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो एंजियोप्लास्टी कराई जाती है, उसी के फादर हैं ये, नाम है डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल, इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नाम है एम आर श्रीनिवासन, इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, 20 मई को इनकी डेथ हुई है। बड़ी अजीब तरीके से डेथ हुई, क्योंकि मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ही वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ कंट्री सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ओके, और इनकी तमिलनाडु में इनकी अभी डेथ हो गई है, एज की वजह से इनकी डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट ये जो है नाम है डॉक्टर जयंत नार्लिकर। ओके, एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, याद रखिएगा, और इनकी भी डेथ हुई है पास द वे इन पुणे महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है पुणे महाराष्ट्र में इनकी डेथ हो गई है, 20 मई को इनकी डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट, हाँ ये जो है इनकी थोड़ी रहस्यमयी डेथ हुई है, पद्मश्री मिल चुका है, नाम है सुबन्ना अयप्पन। ओके, जो कि बता दूं लेजेंडरी रहे हैं इंडियन फिशरी साइंस में। ओके, और पद्मश्री भी मिल चुका है, और इनकी डेड बॉडी जो है वो डिस्कवर की गई है कावेरी रिवर के पास में, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं मिसलेनियस में, मतलब लास्ट पार्ट में, मई के लास्ट मंथ में आ जाते हैं, क्या क्या चीजें जो बची कुची उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन हॉक 2025, देखिए यूएस के इंटेलिजेंस से सीबीआई ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन हॉक।
इसका काम था जो साइबर क्राइम्स होते हैं, सेक्सुअल, जिसमें चाइल्ड का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके कनेक्शन को वीक करना। उसके अंदर ऑपरेशन हॉक जो है वो सीबीआई ने लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ यूएस लेड इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट है कंट्री चैंपियन एट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। तो कंट्री चैंपियन का ये जो ऑनर है वो किसको मिला है? ये मिला है इंडिया को। कंट्री चैंपियन को, ये जो वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पे इंडिया को वर्ल्ड बैंक कंट्री चैंपियन का अवार्ड मिला है। ठीक है, वहां पर हमने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम जैसे स्वामित्व स्कीम, ग्राम मानचित्र स्कीम जो है वो वहां पर उसको एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 143। ठीक है, देखिए आर्टिकल 143 है क्या? आर्टिकल 143 एक एडवाइजरी जुडिक्शन है ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कहने मतलब ये प्रेसिडेंट का पावर है। आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट को अगर कोई डाउट है, कोई पूछना है कुछ सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकती है। तो उसे कहते हैं एडवाइजरी जुडिक्शन पावर है ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रेसिडेंट। तो अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कुछ पूछ सकती है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, और ये क्वेश्चंस इसलिए पूछे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक जजमेंट दी थी जहां पर उसने बहुत सारी कंडीशंस रख दी कि तमिलनाडु के गवर्नर का इशू था कि बिल को जो एसेंट दिया जाता है उसमें बहुत सारी कंडीशंस रखी हैं। तो उसी के रिगार्डिंग करीबन 14 क्वेश्चन बता दूं, 14 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं बाय द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, बट आर्टिकल 143 जो है वो थोड़ा न्यूज में आ गया है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन इससे फ्रेम किया जाए। ओके, तो यहां पर आपने देखा होगा जितनी भी मई मंथ की करंट अफेयर्स थी वो मैंने सारी यहां पर डिस्कस कर दी है। अब आप सोचोगे क्या सर इसकी पीडीएफ हमको मिलेगी? जो आपने पूरा लेक्चर पढ़ा है बिल्कुल इसकी प्रिंटेबल फॉर्म में इसकी पीडीएफ भी आ गई है मई 2025 की करंट अफेयर्स की। कैसे मिल सकती है? आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जो भी इसके चार्जेस होंगे आपको पता चल जाएंगे। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन से भी आप देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां से भी आप जाकर बाय कर सकते हो। ठीक है, अब जाते जाते कुछ लोग मुझे कह रहे होंगे सर करंट अफेयर्स के तो आप सारी चीजें हमको एप्लीकेशन में और व्हाट्सएप के थ्रू हम बाय कर सकते हैं, बट हमारे एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स आ रहा है, साइंस आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, एनवायरमेंट आ रहा है। इन सब का क्या करें? ये सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं और इतने सारे एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करें? तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बुकलेट बना दी है सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। हर सब्जेक्ट के मैं आपको 1000 एमसीक्यूज जो हैं वो प्रोवाइड करूंगा हर सब्जेक्ट के। ठीक है, अब आप देखिए मैंने सैंपल भी दिया हुआ, पॉलिटी का सैंपल दिया हुआ है, हिस्ट्री का भी यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है। और सोचिए एक हजार अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोकने वाला। अब आप सोचोगे मिलेगी कैसे हमको बुकलेट? तो ये बुकलेट आपको मिल सकती है या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करो और वहां पर आप जाओगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। ये क्या है? देखो एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? एक होती है करंट अफेयर्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी आपकी स्टैटिक जीके जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके के, वो अच्छे होने चाहिए। और आपकी जो भी जीके के सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपके एमसीक्यू सब प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू आपने करीबन 1,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हो। इन तीनों को कंबाइन करके एक कोर्स मैंने बनाया, कॉम्बो ऑफर कोर्स। ये कोर्स को आप बाय करिए, आपके लिए सारी चीजों का सोल्यूशन इस कोर्स में है। आपको करना क्या है, या आप एप्लीकेशन में जाइए और इस कूपन कोड को भी लगा लीजिएगा 1,000,040, 40% आपको ऑफ भी इस कोर्स में मिलेगा। एक बार जाओ कोर्स को जरा चेक करो, आप खुद ही कोर्स को बाय कर लोगे, इतना प्रॉपर्ली हमने अरेंज कर रखा है। और इसको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ का हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो आपकी डिमांड थी मई मंथ की वो मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अभी हमारे और भी लेक्चर्स आएंगे, टॉपिक वाइज सीरीज हमारी चल रही है, बहुत सारी चीजें हम आपके लिए और भी बनाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, याद रखिएगा, जिसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहें। वीडियो पसंद आया हो, बहुत मेहनत से बनाता हूं, देखिए इस बार थोड़ा लेट हो गया, बट मेहनत की कमी नहीं है, लेक्चर आपको अभी भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। तो टू द पॉइंट स्टडी करना है, उसके लिए चैनल और ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।